हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के विज्ञान के पाठ्य योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे विज्ञान विषय की पाठ्य योजना और वो विषय है भौतिक विज्ञान। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। यदि हमें किसी भी विषय का लेसन प्लान बनाना हो तो सबसे पहले हम लोग को जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होती है देखते हैं। तो देखिए, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं विज्ञान विषय की पाठ्य योजना संख्या 4 लिखी हुई है। यहाँ पे आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी। उसके बाद यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कालांश लिखेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, अब जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कक्षा 8 है। उसके बाद विषय तो आज का विषय है विज्ञान। प्रकरण है ध्वनि, ठीक है। उसके बाद है अवधि 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिनांक मेंशन करेंगे। यह दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है फ्यूचर में, तो उन्हें पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पे आप विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उपविषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सारे यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसमें मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में भौतिक विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना। और तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में कार्य करके सीखने की भावना का विकास करना, ठीक है। और चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग करना सिखाना, ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको सीखने के बाद बच्चों में क्या क्या बिहेवियर चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का विकास होगा, वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसमें मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट है विद्यार्थी ध्वनि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी ध्वनि की व्याख्या कर सकेंगे। और तीसरा पॉइंट है विद्यार्थी ध्वनि के विभिन्न रूपों का वर्णन कर सकेंगे। उसका चौथा पॉइंट है विद्यार्थी दैनिक जीवन में ध्वनि के महत्व को समझ सकेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि, ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री को आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है, ठीक है। जैसे कि चौक, डस्टर, श्यामपर, संकेतक और प्रकरण से संबंधित चार्ट पेपर इत्यादि, ठीक है। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र छात्रा ध्वनि के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी लेसन प्लान का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं देखिए, बच्चों जो प्रीवियस नॉलेज है जो उन्होंने पढ़ रखा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, प्रेजेंट नॉलेज के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट कैसे होता है देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप या छात्राध्यापिका क्रियाकलाप, और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप, ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होंगे, ठीक है। यानी कि छात्राध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्राध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्रम संख्या में 1 लिखेंगे और छात्राध्यापक जो पूछेंगे वो छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए प्रश्न है, बच्चों आप सब पढ़ने के लिए कहाँ आते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं विद्यालय में, ठीक है। यहाँ पे देखिए विद्यालय है, तो इस विद्यालय को लेकर छात्राध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्रम संख्या 2। तो देखिए प्रश्न है, विद्यालय में अलग अलग विषय कब पढ़ाए जाते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे देखिए, उत्तर देते हैं अलग अलग पीरियड में, ठीक है। उसके बाद छात्राध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, आप लोग को कैसे पता चलता है कि एक पीरियड समाप्त हो गया? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे? उत्तर देंगे घंटी की आवाज़ से, ठीक है। उसके बाद छात्राध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, आवाज़ को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे? उत्तर देंगे ध्वनि, ठीक है। उसके बाद छात्राध्यापक 5वां प्रश्न करते हैं,
ध्वनि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाएंगे। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे समझाएं बच्चों को। इसके बाद तुरंत ही छात्राध्यापक पाठ की घोषणा करेंगे और कहेंगे, बच्चों आज हम लोग ध्वनि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं, ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। तो पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु, यानी कि हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे। उसका दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप या छात्राध्यापिका क्रियाकलाप, यानी कि क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी करा रहे हैं वो सब लिखेंगे, ठीक है। उसका तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य, ठीक है। उसका शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे ध्वनि और इसके बारे में छात्राध्यापक जो बताएंगे वो छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो इसके बारे में छात्राध्यापक क्या बताते हैं देखिए। बताते हैं ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। जब भी कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने निकटतम कणों को भी कंपित करती है, फिर वो कण अपने निकटतम कणों कंपित कर उनमें हलचल उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है। अतः ध्वनि के गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि गति नहीं कर सकती। प्रत्येक वस्तु द्वारा उत्पन्न ध्वनि की अपनी विशेषता होती है, जिसके कारण हम ध्वनि को पहचान पाते हैं। जैसे कि ढोल की ढमढम, पक्षियों का चहचहाना, कोयल की मधुर आवाज़, विद्यालय या मंदिरों में घंटी का बजना आदि, ठीक है। इन सभी की आवाज़ में अलग ही विशेषता है, जिसके कारण हम इन ध्वनि की आवाज़ को सुनकर पहचान सकते हैं, ठीक है। उसका छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे, ठीक है। अब श्यामपट कार्य पर छात्राध्यापक जो भी पढ़ाते हैं उसे शॉर्ट में लिखा जाता है ताकि जो बच्चे ध्यान से सुनने रहें उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए ध्वनि हेडिंग दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ठोस के अणु सटे हुए हैं, द्रव के अणु थोड़े दूर हैं और गैस के अणु काफ़ी दूर हैं, ठीक है। इस तरह आप श्यामपट कार्य पर लिख कर बच्चों को समझा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्राध्यापक बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं ये जानने के लिए बीच बीच में प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है ध्वनि को गति करने के लिए क्या आवश्यक है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं देखिए। उत्तर देते हैं माध्यम की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न, ठीक है। इसमें छात्राध्यापक बच्चों को इसके आगे जो पढ़ाएंगे बच्चों को इसके बारे में जानकारी है कि नहीं ये जानने के लिए 1 या 2 प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है ध्वनि का संचरण कैसे होता है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे। छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाएंगे, मौन रहेंगे, ठीक है। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे समझाएं बच्चों को। और उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे ध्वनि का संचरण और इसके बारे में छात्राध्यापक जो बताएंगे वो छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं छात्राध्यापक। बताते हैं ध्वनि ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में गति करती है। निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती, ठीक है। तो पहला में देखिए वायु में ध्वनि का संचरण, ठीक है। तो इसके बारे में क्या बताते हैं छात्राध्यापक देखिए। वायु में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है क्योंकि वायु में उपस्थित कण दूर दूर होते हैं तथा घूमते रहते हैं, इसलिए वायु में ध्वनि का संचरण सबसे कम होता है, ठीक है। उसके बाद द्रव में ध्वनि का संचरण। तो इसके बारे में छात्राध्यापक क्या बताते हैं देखिए। द्रव में ध्वनि की चाल अधिक होती है क्योंकि द्रव में उपस्थित कण वायु की अपेक्षा पास पास होते हैं। यही कारण है कि सर्दियों में ध्वनि का संचरण अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद है ठोस में ध्वनि का संचरण। तो इसके बारे में छात्राध्यापक क्या बताते हैं देखिए। बताते हैं ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है क्योंकि ठोस में उपस्थित कण एक दूसरे से चिपके होते हैं, अतः ठोस में ध्वनि का संचरण सर्वाधिक होता है, ठीक है। उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न, ठीक है। इसमें छात्राध्यापक बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं ये जानने के लिए बीच बीच में प्रश्न करते हैं। इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है ध्वनि का संचरण किस माध्यम से सर्वाधिक होता है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं। उत्तर देते हैं ठोस माध्यम में, ठीक है। उसके बाद छात्राध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं ध्वनि कहाँ गति नहीं कर सकती। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं देखिए। उत्तर देते हैं निर्वात में गति नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। इसमें छात्राध्यापक बच्चों को इसके आगे जो पढ़ाएंगे बच्चों को इसके बारे में जानकारी है कि नहीं ये जानने के लिए 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है ध्वनि के प्रकारों के बारे में बताइए। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं। छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे समझाएं बच्चों को। और उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे ध्वनि के प्रकार
और छात्राध्यापक इसके बारे में जो बताएंगे वो छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे ध्वनि के प्रकार आवृत्ति के अनुसार। ठीक है, पहला है अपश्रव्य ध्वनि। तो क्या है देखते हैं, 20 हर्ट्ज से कम होता है, यह ध्वनि मानव को नहीं सुनाई देती। ठीक है, उसके बाद आता है श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि क्या है देखिए, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि यह सामान्य मानव को सुनाई देती है। ठीक है, यह याद रखिएगा, श्रव्य ध्वनि जो है सामान्य मानव को सुनाई देती है। ठीक है, उसके बाद आता है पराश्रव्य ध्वनि। ये क्या है देखते हैं, 20 किलो हर्ट्ज से 1.6 गीगा हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि। ठीक है, उसके बाद आता है अतिध्वनिक। ये क्या है देखते हैं, 1 गीगा हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि किसी माध्यम में केवल आंशिक रूप से ही संचारित होती है। ठीक है, उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे एवं अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है, और श्यामपट कार्य पर छात्राध्यापक जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ताकि जो बच्चे ध्यान से सुनने रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। इसे आप वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्राध्यापक बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं ये जानने के लिए बीच बीच में प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है, सामान्य मानव कौन सी ध्वनि सुन सकता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे? उत्तर देंगे श्रव्य ध्वनि सामान्य मानव सुन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रस्तुतिकरण कंप्लीट होता है। यदि आप इसके आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। ठीक है, मूल्यांकन प्रश्न शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करता है, जो कि उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया, बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया। यदि उनके पूछे गए प्रश्न का बच्चे उत्तर दे पा रहे हैं तो उनके पढ़ाने के तरीके में कुछ अच्छा ही है। यदि उनके पूछे गए प्रश्न का उत्तर बच्चे नहीं दे पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया वो चैप्टर। इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न पूछ सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है ध्वनि का संचरण सबसे कम किस माध्यम में होता है, और दूसरा प्रश्न है ध्वनि कहाँ गति नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को अभ्यास करने का मौका मिले और हमें भी पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद उन्हें क्या डाउट आ रहा है वह प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चलेगा। इसमें भी मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न पूछ सकते हैं या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है ध्वनि को परिभाषित कीजिए तथा ध्वनि के संचरण की व्याख्या करें। उसका दूसरा प्रश्न है ध्वनि के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।